हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भूगोल विभाग 3 तृतीय प्रश्न पत्र यानी सुदूर पूर्व एशिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। यानी सुदूर पूर्व एशिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए लेकर आए हैं हम वो होगा एशिया यानी सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या तथा चावल के अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर से आते हैं और पेपर में आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर का चाहे आप उठा लीजिए, सारे पेपर हैं सुदूर पूर्व एशिया के, उसमें से आपको जनसंख्या के बारे में और चावल की स्थितियों के बारे में बहुत ही पहले से पूछा जाता है प्रश्न। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको पहले अपडेट करा दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। आप हमारे वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें। क्या होगा जिससे कि आपका पेपर तैयार हो जाएगा और कभी भी आपको पेपर देने में हेजिटेशन नहीं आएगा। कभी भी आपको पेपर देने से पहले आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने तैयार नहीं किया पेपर को। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। इसी के साथ मैं आपको अपने जो पेपर लेकर आया हूँ उस पर आप ध्यान से देखिए ज़रूर और अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा जो चैनल है वो हमारा जो चैनल का नाम है वो एके स्टडी नोट्स है। ये आपका जैसे जो सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा है, सब्सक्राइब पर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं एक बार फिर से टॉपिक आपको दोहरा दे रहा हूँ। टॉपिक का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो दे रखा है सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या तथा चावल के अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अंततः देखते रहिए जिससे कि आपके पेपर में परेशानी ना आए और आपको कभी ये ना हो कि मैं पेपर तैयार नहीं किया। इसी के साथ मैं अपने प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। जो आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 है, सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या का वर्णन कीजिए। उत्तर में आपका दे रखा है चीन न केवल एशिया यानी अपितु विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। सभी लोग जानते हैं कि चीन सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और दूसरा अपना भारत है तथा यहाँ सीमित परिवार अर्थात एक बच्चे की संकल्पना का पूर्ण रूपेण पालन किए जाने से वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में है। यानी कि वर्तमान में वहाँ की जो सरकार है वो जनसंख्या के नियंत्रण में लगी हुई है कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में भुखमरी फैलने लगेगी और क्षेत्रफल कम होता जा रहा है और आबादी बढ़ते जा रही हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए वहाँ की सरकार ने जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण वृद्धि पे रोक लगाई है। तो दूसरी ओर बात की जाए, जापान ने क्षेत्र एवं संसाधन सीमित होने के कारण जनसंख्या को सीमित कर रखा है। यानी कि वहाँ अपनी जनसंख्या को सीमित कर रखा है पहले से ही। यही बात की जाए दक्षिणी कोरिया में, तो दक्षिणी कोरिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो 82.4 है, जो पूर्वी एशिया में सर्वाधिक है। यानी पूर्वी एशिया की बात की जाए जो, तो दक्षिणी कोरिया में सबसे ज़्यादा प्रतिशत 82.4 है। चीन में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र रूप से हुई है। चीन की बात की जाए तो जनसंख्या वहाँ तीव्र से गति से हुई है। यद्यपि प्रारंभिक काल में यह वृद्धि सीमित रही होगी, किंतु ईसा बाद 1200 वर्ष के पश्चात इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वास्तव में यहाँ 1953 में जनगणना जब हुई तो जनगणना का कार्य ठीक प्रकार से हुआ है, जिसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या जो 5,901 लाख अंकित की गई। जो यहाँ की जनसंख्या जो 1953 में निर्धारित की गई वो कितना किया गया था दोस्तों, 5,901 लाख अंकित की गई। वहीं 1991 की जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या जो थी वो बढ़कर 113 करोड़ थी। जो 2001 में जनगणना हुई तो उसमें 128 करोड़ 69 लाख हो गया। यानी कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या निरंतर बढ़ता रहा। तो ये चीज़ें हमारे चीन की जनसंख्या के वृद्धि के बारे में बताया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूर्वी एशिया के देशों में जनसंख्या आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। यानी कि मैं चार्ट के अनुसार मैं लेके आया हूँ आपको, चार्ट में किस तरीके से बताया गया है। तो चार्ट पे ले चलता हूँ। जो चार्ट आपका लेकर आया हूँ मैं, यहाँ पे आपका है दोस्तों, देश का नाम हो गया यहाँ पे आपका जनसंख्या यानी वर्ष 2001। बात की जाए वार्षिक वृद्धि दर यानी प्रतिशत में, नगरीय जनसंख्या
की बात करें, इसमें प्रतिशत आपका दिखाया है चीन पहला आपका जो दे रखा है वो चीन है। चीन में जनसंख्या वर्ष 2001 में बात की जाए तो चीन की जनसंख्या की बात की जाए 2001 में तो क्या थी, 12,852 लाख। यानी चीन की जो संख्या थी वो क्या थी दोस्तों, 12,852 लाख थी। अगर वही बात की जाए वार्षिक वृद्धि दर यानी प्रतिशत में, यानी कि साल की जो प्रतिशत वृद्धि दर थी वो क्या थी, 1.3 लाख थी। वही नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो 36.7% वृद्धि दर हुई। तो ये चीज़ें थी हमारी चीन के बारे में, ये चीन के बारे में बताया। अब सेकेंड आपका जो दे रखा है वो जापान है। जापान की जनसंख्या के 2001 में बात की जाए तो उसमें दे रखा है 1,273 लाख जनसंख्या वर्ष से 2001 में ये बताया गया। वार्षिक दर की बात करें तो 0.5%। नगरीय जनसंख्या इसमें वृद्धि हुई वो 78.9, यानी सबसे ज़्यादा क्या हुई दोस्तों, नगरीय जनसंख्या में। ये हमारा था जापान के बारे में। अब बात की जाए तीसरा नहीं, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की बात की जाए तो यहाँ पे 2001 में 221 लाख। यहाँ पे वार्षिक वृद्धि जो बताया गया है ये गणना नहीं हुआ अभी, और ना ही नगरीय जनसंख्या के बारे में बताया गया है। बात की जाए दक्षिणी कोरिया की, दक्षिणी कोरिया में 471 लाख जनसंख्या हुई 2001 में। वहीं इसकी अगर वार्षिक वृद्धि प्रतिशत देखा जाए तो 1.1 हुई, और नगरीय जो जनसंख्या हुई इसमें वो 82.4 हुई। वहीं बात की जाए ताइवान की, तो जो ताइवान की जनसंख्या है वो 22.10 लाख है। बाकी इसमें बात की जाए जो वार्षिक वृद्धि तो गणना नहीं हुई है, और नगरीय जनसंख्या के बारे में भी नहीं गणना हुई है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बात की जाए जो चीन के बारे में बताया गया, चाइना के बारे में बताया गया है, वो प्रतिवर्ष 1.3% जनसंख्या वृद्धि बताई गई है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश जो माना गया है वो यांगटी नदी के मध्य तथा निचली घाटी है। चीन की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश यांगटी प्रदेश है, यानी यांगटी प्रदेश यानी नदी भी है वही, तो ये निचली घाटी है उसी को माना गया है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है, यानी हो गया है। दक्षिणी चीन के 12 प्रांत जो 28% क्षेत्र घेरते हैं, यहाँ 59% जनसंख्या केंद्रित है, यानी कि 59% जनसंख्या केंद्रित है। दूसरी ओर विरल और अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। चीन के 55% भाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण चीन का औसत घनत्व 68.4 यानी व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, कि संपूर्ण जो चीन का औसत घनत्व है वो 68.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चीन में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, नगरीय व्यवस्था है वो बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में यहाँ लगभग 22% नगरीय जनसंख्या है। शंघाई सबसे बड़ा नगर माना गया है, यानी कि वहाँ का सबसे बड़ा नगर जो है वो शंघाई प्रदेश है। जापान पूर्वी एशिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि अगर बात की जाए तो पूर्वी एशिया यानी सुदूर पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। वहीं 1975 की प्राथमिक जनगणना में यहाँ की जनसंख्या 11 करोड़ 19 लाख थी। कितना थी दोस्तों, 11 करोड़ 19 लाख थी। 2001 में जनसंख्या जब हुई, जनसंख्या यहाँ गणना हुई तो 12 करोड़ 72 लाख हो गई। वहीं जापान में सामान्य जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अतिसघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में औसत घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया है। तो इसकी जो जनगणना हुई कुछ इस प्रकार थी। बात की जाए पर्वतीय क्षेत्र में जापान के 58% क्षेत्र में है, यानी पर्वतीय क्षेत्र जो जापान में 58% क्षेत्र में है, किंतु यहाँ जनघनत्व बहुत कम है। जो जनघनत्व की बात की जाए यहाँ कम है। होक्काइडो तथा हांसू में ऐसे क्षेत्र का विस्तार है
मैदानी क्षेत्रों तथा निचले पर्वतीय ढालों पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है, यानी 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बनता है। नगरों एवं उद्योग प्रधान क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। यह पेटी उत्तरी क्यूशू से पूर्व से टोक्यो तक फैली है। यहाँ सर्वत्र जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में घनत्व बात की जाए तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक माना गया है, यानी दिया गया है। नगरीकरण जापान की प्रमुख विशेषता यह है, यहाँ की कुल जनसंख्या का 78% भाग नगरीय है, यानी सबसे ज़्यादा % भाग क्या दे रखा है, नगरीय माना गया है। जापान के ऐसे 10 नगर हैं जहाँ जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इसके अलावा 78 नगर ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या 2 से 10 लाख तक है। वर्ष 2001 में उत्तरी कोरिया की जनसंख्या 224.6 लाख तथा दक्षिणी कोरिया की 482.8 लाख अंकित की गई है। जनसंख्या के वितरण से स्पष्ट है कि दक्षिणी कोरिया के तटीय भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। दक्षिणी कोरिया की 40% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सियोल दक्षिणी कोरिया की तथा प्योंगयांग उत्तरी कोरिया का बड़ा नगर और राजधानी भी है। यानी कि बात की जाए अगर दक्षिणी कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल माना गया है और जो उत्तरी कोरिया का कैपिटल है वो प्योंगयांग है। तो ये और सबसे बड़ा नगर भी यही है दोस्तों। इसी के साथ अब ताइवान की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 2001 में ताइवान की जनसंख्या 224 लाख अंकित की गई। ताइवान मानसून एशिया का सघन बसा देश है, जहां औसत घनत्व 619 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या जो 76% ग्रामीण है। ताइपे यहाँ की राजधानी एवं प्रमुख नगर है, यानी कि बात की जाए तो ताइपे जो है वो यहाँ की कैपिटल है, ताइपे है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया, इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका। ये प्रश्न आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फंस रहे हैं और ये चीज़ें आपको पता भी होना चाहिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लड़के हैं वो तैयारी भी करते हैं प्लस ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ प्रश्न पे ज़्यादा मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपका दे रखा है, सुदूर पूर्व एशिया में जनसंख्या उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर आपका दे रखा है दोस्तों, सुदूर पूर्व एशिया देशों में जनसंख्या का प्रमुख खाद्यान्न चावल है, यानी कि सुदूर पूर्व एशियाई देशों में जनसंख्या का प्रमुख जो चावल माना गया है वो प्रमुख खाद्यान्न फसल वो चावल माना गया है। इसका कारण यह है कि इन देशों में चावल उत्पादन की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। चीन विश्व का बृहत्तम यानी 36% चावल उत्पादक देश अकेला करता है, यानी अकेले बात की जाए तो 36% चावल अकेले पैदा करता है पूरे विश्व की बात की जाए। समुद्र तटीय भागों में कहीं कहीं 80 से 90% कृषि भूमि पर चावल उगाया जाता है। जापान की प्रमुख फसल चावल है। 2012 में जापान में चावल उत्पादन यानी 7.75 मिलियन टन हुआ, 2012 की बात की जाए। वहीं बात की जाए उत्तरी कोरिया के, तो उत्तरी कोरिया के 1/3 भाग पर धान की खेती की जाती है क्योंकि चावल यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न माना जाता है। दक्षिणी कोरिया के 40% फसली भूमि पर धान की खेती की जाती है। यहाँ कई भागों में 2 फसलें उगाई जाती हैं। ताइवान में चावल का वार्षिक उत्पादन 20 लाख टन से अधिक है। ताइवान में चावल का वार्षिक उत्पादन जो 20 लाख टन से अधिक माना जाता है। धान मैदानी भागों में तथा निचले ढालों पर उत्पन्न किया जाता है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा नहीं, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे ढाल वाले भूमि पर ज़्यादा उतारे जाते और या तो फिर मैदानी भागों में उगाया जाता है।
ताइवान में चावल का वार्षिक उत्पादन 20 लाख टन से अधिक है। धान मैदानी भागों तथा निचले ढालों पर उत्पन्न किया जाता है। सुदूर पूर्व एशिया यानी सुदूर पूर्वी एशिया में चावल उत्पादन में भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध है, यानी कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ की कुछ इस प्रकार दी गई है। नंबर 1 दे रखा है आपका, उत्तम जलवायु के कारण पर्याप्त वर्षा। वहाँ के बताया मैंने कि जो उत्तम जलवायु है वो वर्षा वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा आपका दे रखा है, वो कृषि भूमि में देसी खाद के साथ साथ रासायनिक खादों का उचित एवं भरपूर उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, तो गहरी जुताई तथा गहन बुआई। वहाँ पे गहरी जुताई की जाती है तथा गहन यानी सघन मात्रा में बुआई की जाती है। नंबर 4 आपका है, उन्नतशील बीजों के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि। वहाँ उन्नतशील बीजों के होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि की मानी होती है। 5वां नंबर आपका दे रखा है, मिट्टी की उर्वरता में वैज्ञानिक ढंग से वृद्धि का प्रयास। यानी कि अगर मिट्टी की उर्वरता में वैज्ञानिक ढंग से वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे। पौध संरक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ की जाती हैं, पौध में संरक्षण किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे सबसे ज़्यादा नियंत्रित किया गया है। कृषि कार्य में मशीनों के उपयोग में वृद्धि, यानी कृषि कार्य के लिए मशीनों में उपयोग किया जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण कृषि कार्य हेतु श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता, यानी कि अधिक जनसंख्या के कारण कार्य हेतु श्रमिक में यानी कि मजदूर में उपलब्धता मानी जाती है। सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार है क्योंकि यहाँ पे पहले नलकूप, नहर और नदियाँ और पंपिंग सेट, ये चीज़ें आपको यानी मशीनीकरण की व्यवस्थाएँ हुई। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि पहले सिंचाई के लिए ढिकुली, राहट, दोगला, ये सब कृषि क्षेत्रों में लाया जाता था। ये पुरानी चीज़ें हैं क्योंकि ये चीज़ें पहले सिंचाई के लिए बहुत ही विस्तार पूर्वक से नियंत्रित नहीं किया गया था, मशीनीकरण नहीं हुआ था, तो सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से हमारी डेवलप होती गई, यानी कि वृद्धि की होती गई है, उसी तरह से मशीनीकृत भी वृद्धि होती गई है। तो ये चीज़ें हमारे सिंचाई के लिए मानी जाती है। 10वां नंबर आपका दे रखा है, जापान जैसे देश में जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के खादों में संतुलित उपयोग, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों प्रकार से। जैविक आपका हो गया है और अजैविक, यानी कि जैविक में यूरिया, पोटास, ये सब चीज़ें। अजैविक में आपकी आ जाती है कुछ चीज़ें जैसे गोबर की खाद, यानी कि जो देसी खादों की बात की है वो कुछ इस प्रकार है। 11वां नंबर आपका है, ये मैंने 10 तक का आपको पढ़ाई किया है इसके पहले, ये टाइपिंग गलत हो गई। 11वां नंबर आपका है, वर्ष में 2 फसलें तथा पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि, यानी कि वर्ष में 2 फसलें तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर इसलिए उगाई जाती है क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे 2 फसलें उगाना, क्योंकि 2 फसलें उगाने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। क्योंकि जैसे दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है, सीढ़ीदार में उगाई जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी बारिश ज़्यादा होती है और चाय में की जो जड़ें होती है वो ज़्यादा जल्दी गलने का डर होता है, तो इसी कारण वहाँ पे सीढ़ीदार जैसे खेती होती है। उसी प्रकार यहाँ भी सीढ़ीदार सबसे ज़्यादा खेती होती है मैदानी भागों पर, कि नमी बराबर मिलती रहे और अपना हरा भरा रहे और जड़ें गलने की ज़रूरत ना है और हमारे जल्दी से फसल भी पक जाए और दूसरा फसल तैयार होने के योग्य आ जाए, यानी बुआई करने के योग्य में हो जाए। 12वां नंबर, धान की कृषि में रोपड़ पद्धति के कारण उत्पादन में वृद्धि, यानी कि धान की जो रोपड़ की जाती है उसमें रोपड़ यानी कि जो बुआई होती है वो मनुष्य अपने हाथों के द्वारा करता है, तो इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि माना जाता है। उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अलावा यहाँ हम उत्तम बीजों तथा कीटनाशक दवाओं के कारण पौध संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है, यानी कि यहाँ पे उत्तम बीज मान लाया गया और
कीटनाशक दवाओं पर भी विशेष भारी बल दिया गया। जापान में कृषि आज भी श्रम पर ही आधारित है। मशीनीकरण का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ की बात की जाए अगर जापान में, तो यहाँ पे अभी भी मज़दूरों से ही कृषि की जाती है। मशीनीकरण की बात की जाए तो उसमें यहाँ पे बहुत कम है अभी। मान के चलिए अगर 100% की बात की जाए तो यहाँ पे 30% मशीनीकरण, बाकी 70% मज़दूर पर ही आधारित है, भाई आश्रित किया गया है। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको ये टॉपिक याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा फंसते हैं और बहुत ज़्यादा पहले ही ये प्रीवियस ईयर पेपर के ही मुताबिक मैंने आपको क्वेश्चन अपडेट कराया हूँ। तो ये पेपर आपको तैयार करने के, यानी पेपर में आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न फंसते हैं, तो आपको ये पेपर के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको कभी लिखने में कभी हेजिटेशन ना आए कि मुझे याद नहीं है पेपर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखते हुए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे, जिससे मैं अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलूं और मैं अगले वीडियो में नए नए टॉपिक, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये चीज़ें आपके द्वारा मैं प्रस्तुत किया हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।